इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के विवेक मिश्रा जुड़ गए हैं। विवेक जी बताइए, पिछले कुछ दिनों में ट्रंप के सुर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, भारत अमेरिका में टैरिफ पर जल्द बात बनने वाली है? जी देखिए, एक अमेरिकी टीम जो है भारत आ रही है, ये बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है इन द सेंस कि काफी तनाव बढ़ चुका था और काफी इन्वेक्टिव्स और काफी एक नैरेटिव बन रहा था भारत और अमेरिका के बीच। हालांकि दोनों गवर्नमेंट काफी एंगेज्ड रही हैं इस दौरान लोअर लेवल्स पे, और एक एक ग्रैंड स्टैंडिंग हो रही थी। मुझे लगता है कि इसमें कुछ अग्रीमेंट्स बन रहे हैं, बनने के आसार हैं, खासकर एग्रीकल्चर में थोड़े लेन देन करना पड़ेगा। कुछ सेक्टर्स हैं जो खासकर एक कॉर्न पुश आ रही है। अगर आपने जो हार्वर्ड लर्टनिक की लेटेस्ट इंटरव्यू है उन्होंने उसमें खासा जाहिर किया है कि भारत को मक्का वरना कॉर्न खरीदना चाहिए। लेकिन उनको ये नहीं शायद पता है कि भारत 5वीं नंबर पे ऑलरेडी है विश्व में मक्के की खेती करने वाला, सबसे ऊपर 5वां स्थान है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस जो हैं, एक पुश अमेरिका से आता है। डोमेस्टिकली भारत इसको कैसे लैटरलाइज करेगा, कैसे स्प्रेड करेगा और सेक्टर्स में, ये चैलेंजेस मुझे लगता है आने वाले नेगोशिएशंस में होंगे। और दोनों दोनों तरफ कुछ कॉम्प्रोमाइजेस होने पड़ेंगे, करनी पड़ेंगे। और खासकर जो रशिया का प्रेशर है, जो रशियन ऑयल का प्रेशर है, मेरे ख्याल वो आर्म ट्विस्टिंग टैक्टिक्स जो है वो काम नहीं कर पाई। ऑब्वियसली अगर आप किसी बड़े दुनिया के चौथे या 5वें इकोनॉमी को आप आर्म ट्विस्ट करना चाहेंगे और और कहेंगे कि एक तरह से चलें और उनकी तरह से चलें, तो ये मुश्किल होगा। और इसी वजह से ये देख रहे हैं कि तनाव भारत और अमेरिका के बीच में बढ़ रहा है, या बढ़ रहा था। ये जो विजिट है ये काफी पॉजिटिव है इन द सेंस कि जो लास्ट विजिट थी अगस्त में वो कैंसिल हो गई थी, तो ये बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और ये भारत ने हमेशा कंसेशंस की बात की है, एक कंसिलिएटरी अप्रोच की बात की है। अपने बजट में भी सिग्नल किया है कि हम एक ट्रेड डील के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रावेगेंट डिमांड्स ना हो, और ऐसे डिमांड्स हों जो हम अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को रीवर्क करके स्प्रेड कर सकें। बाकी रिफॉर्म्स, जैसा अगस्त 18 को 2 हाई रिफॉर्म कमेटी भी प्राइम मिनिस्टर ने बनाने की घोषणा की है, जो कि रेगुलेशन एज वेल एज ट्रेड और जीएसटी वगैरह रिफॉर्म्स को कैसे ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड से सिंक करके देखेंगे। इसके लिए भी अंदरूनी कदम उठाए गए हैं। तो मेरे ख्याल में पॉजिटिव डेवलपमेंट है। रिफॉर्म्स प्लस थोड़े आप फ्लेक्सिबिलिटी नेगोशिएशंस में दिखाएं तो ये डील काफी वर्कबल लग रहा जी है। जी जी विवेक जी, तो आप हम जिसकी बात कर रहे हैं कि कोई एक्स्ट्रा वेगन डिमांड ना आए, अमेरिका अपने स्तर पर साफ है कि हम जो रशियन ऑयल लेते हैं उस पर उन्होंने उनका कॉन्टेक्स्ट है कि नहीं, अगर भारत रशिया से ऑयल परचेस करता है तो हम उन पर टैरिफ लगाएंगे। अब जब अमेरिका की टीम इंडिया में है और भारत अपनी तरफ से साफ कर चुका है कि वो अपने हितों की रक्षा करेगा, ऐसे में मिडिल ग्राउंड क्या होगा इस पूरी डील का? देखिए, जहां तक तेल का सवाल है, भारत 80% के लगभग प्रतिशत अपनी इंपोर्ट्स बाहर से करता है, और ऐसे डिपेंडेंस में नीडल को मूव करना एक कंट्री से दूसरी कंट्री, आपको पूरी सप्लाई चेन बदलनी पड़ेगी, तो प्रेशर काफी है। प्लस अमेरिका का जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उनका एक इकोनॉमिक एंगल है, एक इकोनॉमिक अप्रोच है कि वो जैसा फरवरी के जॉइंट स्टेटमेंट में उन्होंने कहा, और हमारे जॉइंट स्टेटमेंट में भारत और अमेरिका ने साथ में कहा कि अमेरिका जो है वो भारत का सबसे बड़ा एनर्जी एक्सपोर्टर बनना चाहता है। तो अगर ये ड्रीम है अमेरिका की, और अगर वो चाहें, अगर वो सोच रहे हैं कि तुरंत सप्लाई चेन सारे बदल जाएंगे, तो ऐसा होगा नहीं। और खासकर प्रेशर में तो कभी ऐसा ना होगा जैसा भारत ने नहीं होगा, जैसा भारत ने एक अपने स्टैंड को लेकर दर्शाया है कि रशिया एक ट्रेडिशनल पार्टनर है,
और रातों रात अगर आप चाहेंगे कि सप्लाई चेन्स बदल जाएं, ऐसा नहीं होगा। तो वो प्रेशर बड़े इकोनॉमीज पे कम काम करेगा। ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को एक इकोनॉमिक मास्टरमाइंड होते हुए ये खासा समझ में आना चाहिए। स्मॉलर इकोनॉमीज में आप आर्म ट्विस्टिंग करके अपनी बातों को मनवा सकते हैं, बट यहाँ पर बड़े इकोनॉमीज में आपको दूसरे तरीके ढूंढने होंगे। और खासकर आपने देखा कि पहले अमेरिकन प्रेशर के अंदर भारत ने ऑलरेडी ईरान से काफी इंपोर्ट कम किया था, लेकिन रशिया के साथ बात ही दूसरी है। रशिया के साथ डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है। रशिया के साथ आप तेल कम कर सकते हैं, लेकिन आपकी 63-67% की डिपेंडेंस आर्म्स सेक्टर में है और डिफेंस सेक्टर में है और मेंटेनेंस सेक्टर में है। तो अगर आप एक हाइपोथेटिकली अगर आप कुछ इंपोर्ट कम भी कर लें तो बाकी सेक्टर्स में तो रिलेशनशिप बनी ही रहेगी। तो ऐसे प्रेशर में काफी मुश्किल होगा डील करना। ओके, अगर एग्री और डेयरी सेक्टर को लेकर हम देखें कि पेच फंसा हुआ है, यहाँ भारत का रुख कैसा रह सकता है अमेरिका को लेकर? देखिए, डेयरी और एग्रीकल्चर सेक्टर में काफी रेड लाइंस, जो कुछ रेड लाइंस हैं वो भारत ने जाहिर कर दिया है कि हमारे खासकर जीएम क्रॉप्स, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होते हैं, पर्टिकुलरली सोयाबीन के लिए आप अचानक से सेक्टर अपने फार्म सेक्टर्स नहीं खोल सकते हैं, क्योंकि एक डिल्यूज होगा। आपकी फंडामेंटल्स इसी पे डिपेंडेंट है। आपने आरसीईपी से क्यों भारत ने अपने आप को क्यों बाहर किया? क्योंकि आपको एक एंटी डंपिंग कंसर्न था कि चाइना जैसे देश आएंगे और काफी सारे चीप प्रोडक्ट्स डंप करके इंडियन मार्केट में चले जाएंगे। बात अगर आप एग्रीकल्चर में उस फ्रेमवर्क को लाएं तो अमेरिका के जीएम क्रॉप्स भी वही कर सकते हैं। इसीलिए ये कंसर्न हमेशा रहेगा कि वो हमारे स्मॉल फार्मर्स और एमएसएमईज के लिए कितना फायदेमंद है। और मेरे ख्याल से रेड लाइंस उसी पैमाने से डिसाइड होंगे कि कौन से सेक्टर में हम थोड़ा लीनियंट हो सकते हैं, जैसे कॉटन हो गया या फिर टेक्सटाइल्स हो गए। बट और खासकर एक्सपोर्ट्स को आप टैरिफ थोड़ा सोक कर सकते हैं, जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर हो गए। इन सब में आपकी कैपेसिटी भारत की है कि हम थोड़ा टैरिफ सोक कर सकते हैं। बिल्कुल विवेक जी, और अब जब भारत में यूएस की टीम है तो देखना होगा कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, कौन से बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं। इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया ईटी नाउ स्वदेश को अपना वक्त देने के लिए।